नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मेरे साथ मौजूद है मेरी सांकेतिक भाषा की एंकर वीना सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ब्रुनेई दौरे के सफलतापूर्वक समापन के बाद पीएम मोदी सिंगापुर पहुंचे। होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने किया जोरदार स्वागत। सिंगापुर दौरे पर अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग से करेंगे मुलाकात। व्यापार और निवेश के नए आयामों पर होगी चर्चा। ब्रुनेई में सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने भविष्य में रणनीतिक साझेदारी की जताई आशा। ब्रुनेई को बताया भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बेहद अहम। दोनों देशों के बीच अहम समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर। राष्ट्रपति ने अपने दौरे के आखिरी दिन आज लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति ने उदगिरी कॉलेज मैदान में शासन आपाल्यादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहनी योजना के लाभार्थियों से की मुलाकात। त्रिपुरा के 2 उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते पर दिल्ली में हुए हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री माणिक शाह रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध। पेरिस पैरालंपिक में भारत को एक और पदक। पुरुषों के शॉट पुट F46 फाइनल में सचिन खिलाड़ी ने जीता रजत पदक। पेरिस पैरालंपिक में भारत का 21वां पदक। ब्रुनेई दौरे के सफलतापूर्वक समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भारतीयों ने पारंपरिक तौर से स्वागत किया। इस दौरान मिनी इंडिया की झलक नजर आई। महाराष्ट्र के पारंपरिक ढोल वादन से उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने भी खुद ढोल बजाया। पीएम मोदी जब सिंगापुर पहुंचे तो वहां से लोगों के उत्साह की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने भी इस मौके पर ढोल बजाया और महिलाओं से राखी बंधवाई। ओडिशी नृत्य प्रस्तुत करने वाली 3 सिंगापुर की लड़कियों से अपनी खुशी व्यक्त की। स्वागत के लिए पहुंचे प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी से बातचीत भी की। बताइए, आप प्रधानमंत्री का आपने स्वागत किया इस महोत्सव के, इस शानदार जो परंपरा रही उसके जरिए, क्या कहना है आपका? जैसे ही मोदी जी खुद से ड्रम बजाने चालू कर दिए, आई थिंक सभी को बहुत ही ज्यादा आनंद हुआ और ये शायद वन इन द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। सारे महाराष्ट्र को ऐसे कह सकते हैं कि अभी मोदी जी ने शुरुआत तो कर दी है गणपति की, तो अभी तो डबल जोर से सेलिब्रेट शुरुआत कर दी है, यहाँ पर ड्रम बजाया है, आप क्या कहेंगे? माहौल एकदम ही एक्साइटेड हुआ और हम भी मतलब इतने एक्साइटेड हुए, हम बहुत जोश से नाचे। जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने हमारा डांस देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। और जैसे समृद्धि ने कहा, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। इतनी खुशी मिली है कि जो शब्द है वो भी कम पड़ जाएंगे। जो कुछ भी है हमने बजा के सेलिब्रेट किया है। गणपति बप्पा। आप पास में ये बताइए, मोदी जी ने आपसे क्या कहा जब वो ड्रम बजा रहे थे? हमने देखा कि आपसे उन्होंने बातचीत भी। मोदी जी ने जो बात कही, इमीडिएटली पहला जो शब्द उनके यहाँ से आया कि आपकी गणेश चतुर्थी आ रही है, तो उनको पता था कि इस सैटरडे को गणपति महाराष्ट्र में जो बड़ा फेस्टिवल होता है वो हो रहा है। ही न्यू इट, और वो इमीडिएटली पहला शब्द उनके यहाँ मतलब उनके मुंह से आना, इट वाज लाइक एक्नॉलेजमेंट थी वो, और बहुत अच्छा लगा। जी, हम मोदी जी का बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, उत्तराखंड एसोसिएशन सिंगापुर से हैं और हमारे सभी जो है उत्तराखंड वासियों की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद सिंगापुर आने का और अवसर देने का कि हमारे लोगों के साथ मिलने के लिए। और हमारे लोग जो है अपने वेशभूषा में आप देख सकते हैं उनको जो है परिधान में। यहाँ पर भी हम बिल्कुल जो है उत्तराखंड के जो है अपना जो हमारा सांस्कृतिक
जो है उसको बनाए रखे हुए हैं। और जिस तरीके से गर्मजोशी से वो मिले हैं हम लोगों से, इससे ये पता चलता है कि एक महान नेता जो हमारे देश को मिला है वो किस तरीके से उसको आगे ले जा रहे हैं। और हमारी बहुत उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से और आने वाली हमारे नेताओं से। बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है मुझे। आज एक आध्यात्मिक पुरुष से के दर्शन हुए हैं और मुझे लग रहा है कि अगर देश की बागडोर ऐसे आध्यात्मिक योगी पुरुष के हाथ पे हो तो वो देश की प्रगति जो है बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है। आपसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, बताइए कुछ कहना है? बस यही कहूँगी कि मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कितने सौभाग्य की बात है कि हम इतने करीब से उनको देख पाए, उनसे हाथ मिला पाए। दुनिया भर में जो भारतीय लोग रहते हैं वो अपने देश से जुड़ाव रखते हैं, अपने नेतृत्व से जुड़ाव रखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत से तो जुड़ाव रखेंगे ही। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, सिंगापुर। इससे पहले ब्रुनई यात्रा के दौरान ब्रुनई दारुसलाम के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। अपने वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री ने शाही परिवार द्वारा गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया। उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य में रणनीतिक स्तर तक ले जाने की आशा जताई और कहा कि ब्रुनई भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अहम देश है। योर मैजेस्टी, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। ब्रुनई दारुसलाम के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात सुल्तान के आवास इस्ताना नुरुल ईमान पैलेस में हुई। ब्रुनई की आजादी के 40 साल के इतिहास में ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान हाजी हसनल ने एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों ने आपसी साझेदारी को भविष्य में रणनीतिक दिशा देने के लिए चर्चा की। हमारी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग पर बल देने का निर्णय लिया है। दोनों ही देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और उनका आदान प्रदान हुआ। टेलीमेट्री, सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल के ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन को लेकर समझौता हुआ। इसके अलावा भारत और ब्रुनई दारुसलाम ने व्यापार और निवेश, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, साइबर सिक्योरिटी, अंतरिक्ष, रक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा की। सेरी बेगवान और चेन्नई के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। हमने एलएनजी में लॉन्ग टर्म सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार किए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए हमने सैटेलाइट डेवलपमेंट, रिमोट सेंसिंग और ट्रेनिंग पर सहमति बनाई है। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की जाएगी। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ब्रुनई एक अहम साझेदार देश है। भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और समन्वय की आशा जताई।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विस्तारवादी नहीं बल्कि विकासवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम अनक्लोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट्स का समर्थन करते हैं। हम सहमत हैं कि इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा से दोनों ही देशों के बीच संबंधों को नया आयाम मिलना तय है। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था बनाने और आसियान देशों के बीच बेहतर समन्वय को भी गति मिलेगी। सेरी बेगवान से मुनमुन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर मेरी शुभकामनाएं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है, लोगों को दूसरे की सेवा करने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें समाज में भाईचारे और सद्भाव के बंधन को आगे बढ़ाने की भी शिक्षा देता है। हमारी कामना है कि इसका ज्ञान हमारी धरती को बेहतर बनाने में मार्गदर्शन करता रहेगा। त्रिपुरा में शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाते हुए आज बड़ी पहल हुई है। नई दिल्ली में केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा के दो संगठनों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह के साथ दोनों संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। लगातार शांति समझौते करके मोदी सरकार पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने में जुटी है। ये समझौता ज्ञापन इसी सिलसिले का हिस्सा है। समझौते से NLFT और ATTF के 328 से अधिक सशस्त्र कैडर आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे। पहले भी पूर्वोत्तर में शांति समझौते की मदद से लगभग 10,000 सशस्त्र कैडर हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट और पूर्वोदय, ये दोनों को मिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट का विकास का एक संकल्प जो भारत सरकार ने लिया है, उसमें आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पार करने में हम आज सफल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन समझौतों को जमीन पर उतारकर शांति और खुशहाली को सुनिश्चित किया जा रहा है। ये सारे शांति समझौते जो होंगे उसमें उस क्षेत्र के विकास और हथियार उठाने के कारणों को निर्मूल करने के लिए हम हृदय से संवेदनशीलता के साथ प्रयास करेंगे। हमने 250 करोड़ रुपए का पैकेज इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मंजूर किया है, जिससे आपके मन में जो कसक थी कि एक क्षेत्र का, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ हो नहीं रहा था, वो कसक को हम समाप्त कर पाएंगे। चाहे बोडो समझौता हो, चाहे बाकी सारे समझौता हो, चाहे ब्रू रियांग समझौता हो, हमने हर समझौते को जमीन पर उतारा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने शांति समझौते को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and proactive initiative of Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji, a dozen of peace agreements have been signed in the Northeast in the last 10 years to resolve many of the complex issues, out of which for Tripura alone there are 3 agreements so far. It is a matter of great satisfaction that the members of National Liberation Front of Tripura NLFT
and All Tripura Tiger Force ATTF have decided to join the mainstream for participation in the development journey spearheaded by our Honorable Prime Minister. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने अपने दौरे के आखिरी दिन आज महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। इस बुद्ध विहार में एक साथ कम से कम 1000 लोग ध्यान कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उदयगिरी कॉलेज मैदान में शासन आपाल्यादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहनी योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार ने लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। महाराष्ट्र में महिलाओं के योगदान का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं का योगदान स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 28% से बढ़ाकर 50% तक करने की बड़ी चुनौती है। आज नई दिल्ली में संस्थागत विकास योजना पर यूजीसी की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में आज उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन 4.3 करोड़ है, जिसे बढ़ाकर 2 गुना यानी 8 करोड़ से अधिक करना होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले करीब 8 दशक के दौरान भारत में उच्च शिक्षा की दिशा में सराहनीय प्रयास हुए हैं और आज देश में 5000 उच्च शिक्षण संस्थान उत्कृष्टता के केंद्र बन चुके हैं। अराउंड 4.3 करोड़ स्टूडेंट्स हैं और ये 28% GR है। NEP ने ये कहा है कि आने वाले 10-12 साल में इसको 50% तक ले जाना, यानी डबल द नंबर करना है। डबल द नंबर करने में चुनौती अनेक है। पिछले लगभग नियरिंग 8 डिकेड्स में प्रवास हमारी बहुत संतोषजनक रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले जर्नी हमारी रही है। आज देश में 1200 यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन है। देश में कॉलेज की संख्या, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की संख्या अराउंड 50,000 है। उस 50,000 की 10% एक प्रकार से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार बुरी तरह घिरने और भारी जनाक्रोश के दबाव में महिला सुरक्षा से जुड़ा विधेयक लेकर आई है। वैसे तो बीजेपी ने इस विधेयक को अपना समर्थन दिया है, लेकिन बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी की कथनी और करनी पर सवाल खड़े किए हैं। किरण रिजिजू ने एक एक्स पोस्ट में ममता बनर्जी पर बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर लापरवाही बरतने को लेकर निशाना साधा है। किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर 2021 का एक पत्र साझा करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अपने सबसे पवित्र कर्तव्य की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि 2021 का ये पत्र स्पष्ट रूप से इसका प्रमाण है। 2021 में लिखे गए इस पत्र में ममता सरकार से बलात्कार जैसे मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना और संचालन के लिए सहमति देने की अपील की गई है। पत्र में 28,559 बलात्कार और पॉक्सो एक्ट से जुड़े लंबित केसों से शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना के लिए अनुमति देने को कहा गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए राजनीतिक मुद्दा न बनाते जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए बहुत सख्त कानून ज़रूरी है, लेकिन मजबूत कार्रवाई उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार कार्रवाई करने में विफल रही है।
वहीं संसदीय कार्य मंत्री के एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री द्वारा भेजा गया ये पत्र फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और पॉस्को कोर्ट की स्थापना के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के ढुलमुल रवैये पर प्रकाश डालता है। बीजेपी नेता ने लिखा कि महिलाओं और बच्चों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ सीधे इस मामले को उठाने के बाद भी उन्होंने इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है या किया जा रहा है वह महज दिखावा है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध के इसी क्रम में आज पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने रात 9 से 10 बजे के बीच लाइट बंद कर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बेरहमी से बलात्कार और हत्या की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के लिए एक न्याय का दिया जलाने का आह्वान किया है। 9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस दौरान भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरते हुए कहा है कि ममता बनर्जी की उदासीनता ने ट्रेनी डॉक्टर को दूसरी बार मार डाला। उन्होंने लोगों से विरोध में शामिल होने की अपील की। अमित मालवीय ने लोगों से ममता बनर्जी के जीर्ण शीर्ण शासन के खिलाफ खड़े होने और न्याय के लिए आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की है। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर कला और साहित्य जगत से जुड़ी हस्तियां भी बेहद आक्रोशित हैं। ममता सरकार के रवैये से नाराज कई प्रमुख साहित्यिक, रंगमंच और फिल्मी हस्तियों ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। जिन कलाकारों और साहित्यकारों ने अवार्ड वापस करने का फैसला किया है उनमें अभिनेत्री सुदीप्ता चक्रवर्ती, रंगमंच के कलाकार विप्लव बंदोपाध्याय और प्रसिद्ध अभिनेता चंदन सेन शामिल हैं। राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग को लिखे पत्र में सुदीप्ता चक्रवर्ती ने कहा कि वो घटना के विरोध में जुलाई 2013 में ममता सरकार द्वारा दिया गया विशेष फिल्म पुरस्कार वापस कर रही हैं। इसी तरह बंगाली रंगमंच कलाकार विप्लव बंदोपाध्याय ने ऐलान किया कि इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल नाट्य अकादमी से मिला पुरस्कार वो लौटा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस बल पर आरोप लगाया कि 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना से जुड़े तथ्यों को राज्य सरकार छुपाना चाहती है। अभिनेता चंदन सेन ने भी घोषणा की कि वह नाट्य अकादमी द्वारा उन्हें दिए गए दीनबंधु मित्र पुरस्कार को लौटा रहे हैं। नए वित्त वर्ष में विदेशी निवेश के फ्लो में अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में करीब 48% की शानदार तेजी आई और आंकड़ा $16 बिलियन के पार निकल गया। DPIIT के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2024 के 3 महीनों में भारत में $16.17 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। यह आंकड़ा एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 47.8% ज़्यादा है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि यानी अप्रैल से जून 2023 के 3 महीनों के दौरान FDI इनफ्लो $10.94 बिलियन रहा था। विश्व बैंक ने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण मांग में सुधार के दम पर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने इससे पहले जून में अनुमान लगाया था कि भारत की वृद्धि दर 6.6% रह सकती है। विश्व बैंक की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत की वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है। विश्व बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री रैन ली ने कहा है कि मानसून तक निजी खपत में सुधार के दम पर भारत के GDP के पूर्वानुमान को संबोधित किया गया है। विश्व बैंक ने इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में कहा कि भारत की वृद्धि दर 2024-25 में 7% रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में सुधार से उद्योग में आई मामूली गिरावट की
आंशिक भरपाई हो जाएगी और सेवाएं मजबूत बनी रहेंगी। कृषि में अपेक्षित सुधार से ग्रामीण मांग भी बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले जामिया हवीविया मदरसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मदरसे में छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद हुआ है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताने वाली किताब भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल तफसीरुल आफरीन इस किताब को पढ़ता था। यह किताब महाराष्ट्र के पूर्व आईजी SM मुशर्रफ ने लिखी थी। इस किताब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर तमाम आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। यह किताब पहले उर्दू में प्रकाशित की गई थी, बाद में इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया था। कार्यवाहक प्रिंसिपल के कमरे से कई अन्य आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। साथ ही कमरे से स्पीड पोस्ट भी की गई पर्चियां मिली हैं। पुलिस अब तक पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह स्पीड पोस्ट किस जगह पर भेजे गए थे। कहीं स्पीड पोस्ट के जरिए दूसरी जगह पर नकली नोट तो नहीं भेजे जा रहे थे। पेरिस पैरालंपिक में भारत को एक और पदक मिला है। पुरुषों के शॉट पुट F46 फाइनल में भारत के सचिन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। सचिन ने 16.32 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। पेरिस पैरालंपिक में ये भारत का 21वां पदक है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस खबर के साथ सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।